Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 7th A2 और A4 SST हिंदी मीडियम के अंदर जो टॉपिक है वो मुगल साम्राज्य में ही हम अगला टॉपिक लेके चलेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य हमारे भारत के अंदर अपनी जड़ें जमा चुका था। 1526 ईस्वी के अंदर बाबर ने हमारे देश पर आक्रमण किया। उन्होंने पानीपत के मैदान के अंदर इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी और इस तरह से शुरू हो जाता है मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो धीरे धीरे करके इन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए, विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। राजस्थान के राजपूत समुदाय के लोगों ने कुछ हद तक इनसे दूरी बना के रखी थी, लेकिन बाद में बहुत से राजपूत समुदाय जो थे वो इनसे जुड़ने लगे। इनकी जैसे जैसे मुगल सत्ता शक्तिशाली होती चली गई वैसे वैसे राजपूतों ने इनकी अधीनता स्वीकार करनी शुरू की। लेकिन इसमें एक अपवाद है, सिसोदिया राजपूतों ने इनकी इनकी गुलामी या इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की और वो लगातार इनके विरोध में खड़े रहे। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मिलता है औरंगजेब के शासनकाल का। इसमें शिवाजी जो कि मराठा थे, उन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार करने के लिए मुगल दरबार में आए थे, लेकिन औरंगजेब ने उनको अपमानित किया और उनका बदला उन्होंने शिवाजी ने मुगल सेना के साथ करके दिखाया। और इसके अंदर जो है जागीरदारी प्रथा और मनसबदारी प्रथा के बारे में भी हम इसमें बताएंगे। इसके अंदर एक तो 5000 जात की संख्या के मनसबदार होते थे, 1000 की जनसंख्या के मनसबदार होते थे। तो उनके बीच बड़ा अंतर था। 1000 की जात की संख्या के मनसबदारों का वेतन और उनका पद छोटा था। 5000 के मनसबदार वाले जो भी मनसबदार थे, 5000 की जात वाले मनसबदार, उनका पद और उनका वेतन ज़्यादा होता था और उनकी हैसियत ज़्यादा होती थी। जो जितनी बड़ी जागीर का मालिक होता था उसको ज़्यादा सैनिक सरकार को यानी मुगल सत्ता को मदद के लिए देने पड़ते थे युद्ध के मैदान में, और सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था। मनसबदार को जैसे सैनिक उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करना पड़ता था, उनके पद के अनुसार उन्हें उनका वेतन तय होता था। तो उनका वेतन इस तरीके से दिया जाता था, नगद के रूप में ना दे करके उनके द्वारा जो भू राजस्व कलेक्ट किया गया है उसी के रूप में उनको वेतन दे दिया जाता था। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है शुरू होता है, इसको देखिएगा। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल राज के अंदर उत्तराधिकार की 2 परंपराएं प्रचलित थी। एक परंपरा का था सैदायाद सिद्धांत, जो कि मुगल सत्ता के अधीन, मुगल सत्ता में बहुत पुराने समय से चलती आ रही थी। सैदायाद सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे एक राजा के जितने भी बेटे होते हैं उन सभी बेटों के अंदर बराबर बराबर उनकी संपत्ति का विभाजन कर दिया जाए, सभी को राजपाट का या फिर सामान्य प्रॉपर्टी सब में समान रूप से बांटी जाए। ये था सैदायाद सिद्धांत। और ये कब से चली आ रही थी? तैमूरी राजवंश परंपरा से चली आ रही थी। मुगल राजवंश के लोग अपने आप को तुर्की के शासक तैमूर से जोड़ते थे और वो तैमूर इनका मतलब पितृवंशिकता के हिसाब से उससे रिलेशन बना के रखते थे, और मातृवंशिकता के हिसाब से ये मंगोलिया के शासक चंगेज खान से अपना संबंध बताते थे। और तैमूरी वंश परंपरा के अनुसार सैदायाद सिद्धांत का मतलब था सभी के अंदर बराबर बराबर प्रॉपर्टी का विभाजन। अब दूसरा है ज्येष्ठाधिकार सिद्धांत। ज्येष्ठाधिकार सिद्धांत का मतलब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ज्येष्ठ सबसे बड़ा, सबसे बड़े बेटे को विशेष हक देने के बाद और फिर बाद में ज्यादातर तो इस ज्येष्ठाधिकार सिद्धांत का मतलब ये भी होता था कि जो राजपाट का पूरा ही डिसीजन है वो बड़े बेटे को दे दिया जाए, सबसे बड़े बेटे को राजकाज करने का हक मिलता था। तो इस तरह का उदाहरण है वो कौरवों और पांडवों के अंदर भी हम देखते हैं कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है, उधर दुर्योधन को राजा बनाया जाता है, और उससे पहले अगर उनके पिता के समय को देखा जाए तो पहले धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, लेकिन वो योग्य ना होने की वजह से फिर उनके छोटे बेटे जो उनके छोटे भाई जो थे
पांडु को राजा बनाया गया, और पांडु का जो सबसे बड़ा बेटा जो युधिष्ठिर था और धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्योधन था। तो इस तरीके से ज्येष्ठाधिकार सिद्धांत का पालन हमारे देश के अंदर होता आया है, मौर्य राजवंश के अंदर भी देखने को मिलता है। दूसरा टॉपिक जो है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुगलों को, जैसे जैसे मुगल राजवंश की नींव यहाँ पे रखी गई तो लोगों ने मतलब इनको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य जो है शक्तिशाली होता चला गया तो बहुत से राजवंशों को या जो इनके समकालीन शासक हुआ करते थे उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार करनी शुरू की, मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी शुरू की। इनमें राजपूत सबसे पहले आए। राजपूतों ने अपनी पुत्रियों का विवाह इनके साथ किया ताकि इनके मधुर रिलेशन उनके साथ हो जाएं, और बदले में वो सैन्य अभियान उनके खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि मुगल शासकों की एक ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो जो भी अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले शासक होते थे लगातार उनके खिलाफ सैन्य अभियान करते थे, आक्रमण करते थे। और इस बात से डरकर विभिन्न राजवंश के लोगों ने, विभिन्न राजपूत समुदाय के लोगों ने इनकी अधीनता को स्वीकार किया। यहाँ तक कि अपनी बेटियां भी इनके मुगल राजघराने के अंदर उन्होंने शादियां की ताकि उनके रिलेशन बेहतर हो जाएं। और ऐसा वास्तव में इसका एक उदाहरण बनता है जोधा भाई, जो कि मेवाड़ के राजा की बेटी थी, और यहाँ आमेर के राजा की बेटी थी। और इस प्रकार से और भी, जैसे भारमल कछवाहा की पुत्री है, और भी मेवाड़ के राजाओं की पुत्री है, तो उन सब ने अपनी बेटियों को मुगल राजघराने में शादी कराई। और जो सिसोदिया राजवंश है उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, जो कि चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते थे, और उन्होंने साफ साफ मना किया कि हम इनके साथ कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं करेंगे, और मतलब उन्होंने विरोध भी किया ऐसा करने वालों के खिलाफ। तो इनके साथ लगातार मुगलों ने सैन्य अभियान आयोजित किए, लेकिन युद्ध में जब सिसोदिया राजवंश के लोग हार गए तो उन्होंने जीती हुई जागीर को वापस उन्हें एज ए जागीर उन्हें दे दिया गया कि आप इसको संभालिए, इसका काम आप कर सकते हैं, या उन पर टैक्स कलेक्ट करने का काम जो भी है आप कर सकते हैं, और उन्हें अपमानित भी नहीं किया। ऐसा करके बाकी जितने भी शासक थे उस समय के समकालीन शासक, वे मराठों की इस छवि को, यानी मुगलों की इस छवि को अच्छा मानने लगे। और लेकिन ये छवि सदा के लिए बरकरार नहीं रह पाई। जब शिवाजी का समय आया तो शिवाजी ये मुगल सत्ता को स्वीकार करने के लिए और मुगल दरबार में गए, तो औरंगजेब ने उनको बड़ी सभा में अपमानित किया, और इस तरह से अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी सेना को फिर से गठित किया और फिर मुगल सेना के खिलाफ चढ़ाई की, एक चुनौती मतलब कायम की मुगलों के सामने। तो ये जो है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कुल मिलाकर ठीक थे, लेकिन जो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे वो कंटिन्यू उनके खिलाफ सैन्य अभियान करते थे, जो अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनके खिलाफ सैन्य अभियान नहीं करते थे। इसके बाद है मनसबदार और जागीरदार। तीसरा जो टॉपिक है, मनसबदार और जागीरदार का मतलब होता है जो छोटे इलाके का मनसबदार होता था, यानी एक तरह से हम भू राजस्व कलेक्ट करने वाला अधिकारी इसको मान सकते हैं। तो जो लगान इकट्ठा करने वाला अधिकारी है वह अगर छोटे इलाके का मालिक है तो उसको मतलब वेतन भी कम मिलेगा, उसका पद भी छोटा रहेगा और उसको सैनिक भी कम देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वह बड़े इलाके का मालिक है, ज्यादा मतलब जात का मनसबदार है, इसमें जात शब्द यूज किया जाता है, ज्यादा जात का अगर वह मालिक है, जैसे 5000 जात का मनसबदार जो है उसको पद और वेतन और ज्यादा देने पड़ेंगे, और सैनिकों को भी मतलब उसे ज्यादा संख्या में उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा मुगल सत्ता को। यानी जो 5000 जात का जो मनसबदार है उसका वेतन और उसका पद है वो ऊंचा होगा बजाय किसके, 1000 की पद और जात वाले मनसबदार के। यानी 1000 की जात का मनसबदार जो है छोटा मिलेगा और 5000 की जात का मनसबदार बड़ा मिलेगा। इसमें हम देखते हैं आगे सिसोदिया राजपूतों ने, जैसे हमने इसको बता चुके हैं, मनसबदार और जागीरदार को हम पढ़ रहे थे। मनसबदार के अंदर ये होता था कि सभी जितने भी मनसबदार होते थे उनको बोला जाता था कि आप अपने अपने क्षेत्र में
टैक्स कलेक्ट करके और मुगल सत्ता को सौंपी, और वह उसमें से अपने सैनिकों के लिए खर्चा निकाल लेते थे, घुड़सवारों के लिए और अपने खुद के लिए, इस तरह से अपना मतलब सही तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते थे। तो इसके अंदर खास तौर पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सबको बराबर टैक्स नहीं देना होता था, सबको बराबर सैनिक नहीं देने होते थे। जो जितनी बड़ी मनसब या जागीर का मालिक होता था उसको सैनिकों की संख्या ज़्यादा देनी होती थी, उसको पद और वेतन भी ज़्यादा मिलते थे, उसका पद भी ऊंचा होता था। लेकिन जो छोटी जागीर का मालिक था, जिसको ज़्यादा कम जमीन दी गई थी, उसको सैनिक भी कम देने होते थे, उसको जात क्योंकि वह छोटी जात का और मतलब एक तरह से उसका पद जो है वो छोटा होता था, और उसको जात से मतलब है वो लगभग 1000 की जात का मनसबदार उसे वो कहलाता था। इसमें हम उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं को देखें तो सैदायात सिद्धांत परिवार के अंदर अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं या 6 बेटे हैं, उनके अंदर बराबर बराबर डिवीजन प्रॉपर्टी का किया जाता है, यहाँ तक कि राजपाट का भी किया जाता है। उसे तैमूरी वंश परंपरा के अनुसार इसको अपनाया गया था, जो कि तुर्की के शासक होते थे तैमूर, और तैमूर से ये मुगल राजवंश के जितने भी शासक हुए, इन्होंने ये अपना रिलेशन उनके साथ जोड़ना गर्व का एहसास करते थे। और ज्येष्ठाधिकार सिद्धांत का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसको विशेष हक देना, मतलब सबसे राजपाट का हक भी उसे दे देना। तो इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है, जैसे कि हम महाभारत के समय के अंदर देख सकते हैं, दुर्योधन को हक मिलता है। दुर्योधन के पिता को इसलिए हक नहीं मिलता है क्योंकि वो योग्य नहीं थे या मतलब स्वस्थ नहीं थे, और दूसरी तरफ जो पांडु थे उनको राजा का हक मिला, उनके सबसे बड़े बेटे को राजा का हक मिला। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध लगभग ठीक थे। विभिन्न मतलब बाहर के अगर समकालीन शासकों की बात करें तो भारत से बाहर भी उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की और कुछ क्षेत्रों से जीत भी दर्ज की, जैसे कि पास ही के अंदर जैसे पाकिस्तान का जो इलाका आज हमारे पास हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान के इलाके के अंदर भी उन्होंने चढ़ाई की। इधर उड़ीसा तक का क्षेत्र उन्होंने जीत लिया था और साउथ इंडिया को भी कंप्लीट इन्होंने जीत लिया। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले जो शासक हैं उनके खिलाफ सैन्य अभियान कंटिन्यू करते थे, क्योंकि वे जब तक मुगल सत्ता स्वीकार ना कर लें तब तक वो ये मानते थे कि उनके दुश्मन हैं, और अगर मुगल सत्ता स्वीकार कर लेते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये अब उनके गुलाम हो चुके हैं, यानी उनकी सत्ता उन्होंने स्वीकार कर ली। तो औरंगजेब के समय पर जब शिवाजी उनके दरबार में जाते हैं तो दरबार के अंदर वो मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने गए थे, लेकिन बदले में औरंगजेब ने उन्हीं को अपमानित कर दिया, जिसकी वजह से उनके संबंध आपस में खराब हो गए। और मनसबदार और जागीरदार का मतलब होता है कि जागीर जिस व्यक्ति के पास जागीर छोटी होती है वो छोटा मनसबदार, जिस व्यक्ति के पास जागीर बड़ी होती है वो बड़ा मनसबदार। जो बड़ा मनसबदार है उसको ज्यादा सैनिक रखने होते थे, ज्यादा पद मिलता था उसे, ज्यादा बड़ा उसे ऊंचा वेतन मिलता था, लेकिन जो मतलब छोटी जागीर का मालिक है उसको वेतन भी उतना ही कम और उसकी शक्ति और हैसियत, पद, वेतन सब कम होते थे। इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, इसके अंदर हम मुगल शासकों का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले बाबर का समय आता है। बाबर 1526 में मुगल राजवंश की नींव रखते हैं। उसके बाद में अकबर का समय आता है। अकबर सबसे ज़्यादा अकबर नॉट डायरेक्टली अकबर, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं का शासन आता है। हुमायूं एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सफलतम शासक नहीं हुए, 2 पारियों में उन्होंने शासन किया। तीसरा शासक हुआ है अकबर। अकबर के बाद में अकबर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा प्रभावी शासक हुए। उन्होंने दीन इलाही नामक एक धर्म भी चलाया था। इसके बाद जहांगीर को न्यायप्रिय शासक के तौर पे जाना जाता है। और फिर उसके बाद है शाहजहां को ताजमहल के निर्माता के रूप में हम जानते हैं। वास्तुकला के प्रति उनके प्रेम को जानते हैं और प्रेम के प्रति अपनी जो आस्था है उसको प्रकट करने के रूप में जानते हैं। और शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब, जिसको एक कट्टर शासक माना जाता है। उसने हमारे मुस्लिम क्षेत्र को, यानी जो आज का वर्तमान हमारा जो हरियाणा का जो मुस्लिम इलाका है, खासतौर पर मेवात जिसे कहा जाता है, तो मेवात में पहले बताते हैं कि यहाँ हिंदू हुआ करते थे, शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा थे। उन शेड्यूल कास्ट के लोगों को इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया और इस तरीके से अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ प्योर मुस्लिम ही नजर आते हैं। इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा होता है। और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो शक्तिशाली मुगल शासकों का एक तरह से अंत माना जाता है। उसके बाद में इतने शक्तिशाली शासक साबित नहीं हुए,
धन्यवाद।